हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट इनफैक्ट फाइनाइट से फिर हम इनफाइनाइट में गए थे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, और उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जिसमें हमने क्या यूज किया था, राइट हैंड थंब रूल। थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, कर्लिंग ऑफ द फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यूज किया था बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया था। कॉन्सेप्ट वाज द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज द बायोट-सावर्ट्स लॉ। अभी इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक ना करंट कैरिंग लूप लेंगे। रिमेंबर, करंट कैरिंग लूप, दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग लूप। जब हम एक सिंपल वायर लेते हैं और उसको ऐसे घुमा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम करंट कैरिंग लूप। रिमेंबर दिस थिंग, लूप। और कोइल कब कहलाते हैं, जब व्हेन देयर आर ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स वी कॉल इट एज ए कोइल। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग, करंट कैरिंग कोइल एंड करंट कैरिंग लूप, both are different. Coil are when a large number of turns are wrapped in the circular, और किसी भी फ्रेम में रेक्टेंगुलर सर्कुलर किसी भी तरीके से वो उसको रैप कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं कोइल बोलते हैं। तो अभी हम एक लूप ले रहे हैं, उसके अंदर करंट चल रहा है, तो उसकी जो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन होती है वो लाइन जो उसके सेंटर से पास हो रही है, उसकी वजह से, पूरे लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसमें उसी का यूज करेंगे, बायोट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द पार्ट ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस। ये सीबीएसई सिलेबस का पार्ट है और आपको इसको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आप देखना ध्यान से, मान के चलिए ये आपका करंट कैरिंग लूप है, ऐसे दिखा देता हूं, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग लूप है, इफ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब इसकी जो एक्सियल लाइन है, इसके अंदर ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है। जब करंट ऐसे चल रहा है तो आपके लिए क्लॉकवाइज होगा, मैं उस तरफ से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको मैं ऐसे मान रहा हूं, ऐसे करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखना, अब इसकी ये एक्सियल लाइन है, ये जो लाइन है इसकी एक्सियल लाइन है, दिस इज इट्स एक्सियल लाइन। देखो ध्यान से, ये इसकी एक्सियल लाइन है जो आपको इस बोर्ड पे दिख रही है, कुछ इस फॉर्मेट में दिख रही है, और मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सियल लाइन है। इनफैक्ट मैं इसको यहां से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से बेहतर वे में पता चलेगा। ये इसकी एक्सियल लाइन है। अब इसकी ये जो एक्सियल लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कहीं भी मान के चलिए ये सेंटर से r दूरी पे ये है, और ये जो लूप है, ये लूप, इसकी रेडियस a है। तो ये जो पॉइंट है, अब हम करेंगे क्या, इसका ना पूरे लूप में से इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। ध्यान से देखना, यहां से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा। मान के चलिए इसकी लेंथ dl, जब इसमें हम करंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा आइडियल, और आइडियल इज नोन एज द करंट एलिमेंट। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने पढ़ा है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट देखिए, अब ये तो r हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये जो ये वाली दूरी है, इस आइडियल से इस पॉइंट P की जो दूरी है वो क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक तरीके से टेंजेंट हुआ सर्कल में। तो जब टेंजेंट होता है सर्कल पे तो एंगल होता है 90 डिग्री। तो मतलब आइडियल और ये जो डिस्टेंस है एलिमेंट का उस पॉइंट से, उसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल, ये 90 डिग्री एंगल होता है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चलो इसको करते हैं। तो हम निकालते हैं लेट I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप से जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है, I चल रहा है। A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लूप, A is equal to radius of loop. Now consider a small length element, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये लेंथ एलिमेंट AB है, ये
ठीक है, तो अब देखते हैं, नाउ कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB कितना होगा, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, डायरेक्शन को मेंशन नहीं करा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, क्यों होगा वो मैं पहले ही बता चुका हूं, आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी देखी जाती है आइडियल से, ये पॉइंट कितना दूरी पे है। ठीक है, और अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सर्कल कैसे रखा हुआ है मैं आपको पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, और बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, dB इक्वल टू बेसिकली होता है आइडियल क्रॉस आर, है ना, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, बायो-सैवर्ट्स लॉ कंप्लीटली। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आइडियल और आर दोनों के, आर मतलब उस पॉइंट की और एलिमेंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, और जो आइडियल है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि डीबी जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आइडियल और आर के, तो मतलब इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इसको एक बार फिर से समझाता हूं मैं, डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो ये कुछ ऐसा सीन है कि अभी ये एक्सियल लाइन है और ये वो डिस्टेंस है जिसको मैं इसके साथ मेजर कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, आइडियल मैंने यहाँ छोटा सा आइडियल लिया है, तो आइडियल लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये हमारा जो दूरी है ये कुछ ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगी, और ये हमारा क्या है, उस पॉइंट से पी पॉइंट से उसकी दूरी, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर होगी वो इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे, ऐसे, और सेम सीन यहाँ होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हो, इट इज लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे आया था, ऐसे, बट हियर इट विल नॉट बी, इट विल बी लाइक दिस। तो आप ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से ये होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है, क्या है कि एक बात बताइए, जैसा मेरा ये एलिमेंट है ऐसे ही हमारा एक एलिमेंट और होगा, एक एलिमेंट और होगा ना, जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, और इसके बिल्कुल जो अपोजिट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा dB डैश, dB डैश। अब देखिए, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, आपको ये याद रखना, क्यों होगा ये भी बताता हूं। देखिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये और ये क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखिए, इस एलिमेंट ए डैश बी डैश जो इसके बिल्कुल अपोजिट, और ये एक बात को आपको याद रखना है, ये बस हम कंसीडर करते हैं ये समझने के लिए कि क्या होने वाला है। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये भी एंगल मान के चलिए एंगल बना रहा है फाई, तो ये भी फाई होगा। अब ये जो डीबी और डीबी डैश है इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, एक हो जाएगा डीबी कोस फाई, और ये हो जाएगा डीबी डैश कोस फाई, और ये जो आएगा ये आएगा डीबी कोस फाई, और एक आएगा डी साइन फाई, सॉरी साइन फाई। ठीक है, यहां लिख देता हूं, वहां विजिबल नहीं होगा, डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इससे एक बात प्रूव होती है, देखिए हर टुकड़े के अपोजिट में एक टुकड़ा जरूर होगा, क्योंकि अगर आप ये हाफ सर्कल लेते हैं तो इसके अपोजिट में हाफ सर्कल ये है। ठीक है, अगर इस हाफ सर्कल में करंट नीचे जा रहा है तो इससे हाफ वाले में ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो इस वाले के लिए ऐसे आएगा। और उससे एक बात प्रूव होती है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, दैट इज डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बचता किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बचता है सिर्फ डीबी डैश साइन फाई, दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि एक करंट कैरिंग लूप होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, ऐसे बाहर की तरफ एक लाइन में होता है। अभी समझेंगे वो कैसे होता है। तो नाउ कंसीडर एन अपोजिट करंट
एलिमेंट, एक अपोजिट करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है आईडीएल डैश, ये आईडीएल डैश, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डीबी डैश। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो क्या है बच्चों, डीबी डैश है। नाउ रिजोल्विंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है और वेक्टर के टुकड़े किए जाते हैं, रिजोल्विंग डीबी एंड डीबी डैश इनटू इट्स रेक्टेंगुलर components, dB and dB dash into its rectangular component. So number one, vertical components, dB cos phi and dB dash cos phi, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट, जैसा हम फिगर में पहली कैंसिल आउट ईच अदर, है ना। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स dB sin phi एंड dB dash sin phi, इनके साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे और ये प्रूव करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। अब आपको ये जोड़ने नहीं है, बस ये प्रूव करने के लिए था। dB dash और dB dash sin phi are in same direction, so magnetic field is along axis। ये क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसमें, सिर्फ along एक्सिस, मतलब dB sin phi से मतलब है, मुझे cos phi से मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, इसको मैं साफ कर रहा हूं तो होगा क्या इससे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको सभी लिख लेंगे याद से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आने के पूरे चांस, या फिर न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर या फिर पूरा रिलेशन ही आ जाएगा। अब क्या होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सिंपल सी बात है, वो होगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin phi। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, यहाँ पे देखिए ये R फिक्स है, क्योंकि मैं जितनी दूरी पे ले रहा हूँ वो फिक्स होता है, यहाँ पे A भी फिक्स है, कोई इशू नहीं है, और क्योंकि ये पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो ये sin phi भी फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जब आप इस सर्कल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले टॉपिक में हमें सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ा था क्योंकि वहां सब चीजें वेरिएबल थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस पे चलता हूं तो यहाँ पे जो dl है, dl ये तो छोटा सा टुकड़ा लिया, अगर आप पूरे छोटे छोटे टुकड़े को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो पूरी सरकमफ्रेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसको लिमिट लेके सरकमफ्रेंस के अबाउट और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 0 to 2 पाई ए, क्योंकि हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और वो टुकड़ा लिया था सर्कल का, ठीक है। यहां तक देखते हैं हम क्या होता है। अब देखते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरा dB sin phi, ओके। तो 0 to 2 पाई ए, तो 0 to 2 पाई ए, व्हाट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से वो स्क्वायर कट गया था, इनटू sin phi। अब आपने क्या करना है, ये फिक्स 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 है, ये सब बाहर निकालिए, और इनको बाहर निकालने के बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I sin phi अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl, और 0 से 2 पाई a, 0 to 2 pi a। So we get we do the integration।
आइडियल का इंटीग्रेशन होगा L और ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन फाई और dl का इंटीग्रेशन L और 0 टू 2 पाई a 0 टू 2 पाई a। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन साइन फाई अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और L का इंटीग्रेशन अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाएगा 2 पाई a। ये हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इस डायग्राम को भी साफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए साइन फाई की वैल्यू डायग्राम में से, डायग्राम देख लेना, उसमें साइन फाई इज इक्वल टू आएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर उसमें a था और हाइपोटेनियस था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम में क्लियर है, ट्रायंगल था हमारा OAP, क्योंकि a और b को क्लोज मान के मैं OAP एक ही पॉइंट ले लेता हूं उसको। ट्रायंगल OAP से अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा मेरा, साइन फाई इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई a इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। सो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला वी ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें देखिए, अगर मान के चलिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये जो पॉइंट P था यहां था, इसको उठा के सेंटर पे ले आऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट सेंटर, तो इसमें हम स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस इसके देखते हैं, इसको सारे को साफ कर देता हूं। स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, एट सेंटर, मतलब अगर पॉइंट P सेंटर पे आ जाए, एक पॉइंट P लाइज एट सेंटर, देन ठीक है, एट सेंटर R इज इक्वल टू तो हो जाएगा 0। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए याद रखना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर यू मे लुक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग जो आया था वो 0 आया था, यहाँ 0 नहीं आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, चलो देखते हैं, क्योंकि वहां पे है ना, जहां ये 2 पाई a आया है, वहां की जगह यहाँ पे 2 पाई r आ जाता है। अब सेंटर पे आओगे तो r इज इक्वल टू 0 हो जाता है, उसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाता है। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इज इक्वल टू 0 I अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2, उससे ये कट जाएगा तो ये आ गया a की पावर 3 इंटू 2 पाई a स्क्वायर, उससे ये कट गया तो मेरा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a इंटू 2 पाई, I अपॉन a इंटू 2 पाई। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, एट द सेंटर। कुछ इसके और स्पेशल केसेस देखते हैं। केस नंबर 2 देखना, जस्ट सपोज दैट दिस इज अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखनी है आपको, कि मान के चलिए ये करंट कैरिंग लूप आप पेपर पे देख रहे हैं, पेपर पे देख रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है कि फिंगर, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेट वायर था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमावदार था। ओके, यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे खुद करंट ही घूम रहा है, तो थंब गिव द डायरेक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ है, अपवर्ड, बाहर की तरफ। तो मतलब फील्ड लाइंस यहाँ पे आपके लिए बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है और साउथ पोल पे खत्म होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनवर्ड टू द साउथ पोल। ये हमारा बेसिकली प्रोसीजर होता है या हमारे साइन कन्वेंशन होता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाता हूं तो ये आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। आपको ये याद रखना है, अगर किसी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज में करंट चल रहा है तो इट एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर किसी में क्लॉकवाइज चल रहा है तो इट एक्ट एज ए साउथ पोल। जैसे सपोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं इसको बात करता हूं ऐसे, तो हाउ विल इट एक्ट, इट विल एक्ट लाइक साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरह काम, ये आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। तो देखो ध्यान से, अगर इसका ये वाला फेस आपको ये दिख रहा है नॉर्थ पोल, तो जो उस तरफ से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके लिए ये साउथ, मतलब ऐसे क्लॉक, अगर आपके लिए ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो जो उस तरफ पीछे जो ऑब्जर्व होगा उसके लिए ये करंट कैसा होगा, कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल की तरह काम करता है। तो मतलब इसका ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह और पिछले वाला फेस साउथ पोल की तरह। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, उसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइक दिस। अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ को निकल रही है और घूम के नॉर्थ पोल की, साउथ पोल से निकल रही है और नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, साउथ पोल से निकल रही है नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, साउथ पोल से निकल रही है नॉर्थ पोल। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, साउथ पोल से निकल रही है और नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। यहाँ पे उल्टा केस होगा, यहाँ पे उल्टा केस होगा। ये आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ये क्या होती है, अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है किसी लूप के अंदर, तो जो फेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की तरह काम करेगा। क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल की तरह, और फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे आके खत्म हो जाती है। अब देखना ध्यान से, अब देखेंगे भाई, देखो मान के चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज लाइक दिस। मान के चलिए ये एक हमारा एक लूप है, इसके अंदर करंट चल रहा है ऐसे। तो अब ये लूप कैसे रखा हुआ है ये समझना, ये लूप कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड है। एक लूप मैंने बिल्कुल यहीं पे ऐसे रख दिया है, तो दो लूप है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लूप है। तो मतलब अदर लूप इज लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर जो, इसको उल्टा ले लेते हैं। अब इसकी देखिए, ये लूप 1 है, इसके अंदर करंट चल रहा है I1। ये लूप 2 है, इसके अंदर जो करंट चल रहा है वो I2 चल रहा है। तो अब ध्यान से देखना, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा B1, और इस वाले लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा से B2, और इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये ऐसे आएगा बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम का। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और देखिए इस लूप के लिए भी ये सेंटर पॉइंट सेंटर पे है, और इस लूप के लिए भी ये पॉइंट सेंटर पे, ठीक है। बट इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। केस नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं, और इसके बाद फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं। मान के चलिए ऐसे करंट चल रहा है, इसमें भी ये दो लूप है, ठीक है, ऐसे। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 और दूसरी वजह से ये लिए B2। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर मान के चलिए एक करंट ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक करंट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मान के चलिए लूप 1 है, ठीक है, और ये लूप 2 है। तो
इसकी वजह से जो 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपवार्ड होगा और 1 की वजह से कैसा होगा, डाउनवार्ड होगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होगा हमारा B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, दिस विल बी द प्रोसीजर, B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2। देखिए केस नंबर 4 देखते हैं अब हम। केस नंबर 4 है, ये तो एक लूप है, एक लूप। अगर मेरे पास n लूप होते हैं तो 4n टर्न्स, 4n टर्न्स। अगर मेरे पास n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ni अपॉन a इंटू 2 पाई। n लूप्स के लिए n की मल्टीप्लाई कर दो, जितने टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आगे चलते हैं, जो लास्ट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो देखते हैं। देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मान के चलिए पॉइंट नंबर मेरा 5th है ये, मान के चलिए ये कुछ ऐसे है, ये एक आर्क दी हुई है, पूरा सर्कल भी नहीं है, सिंपली एक आर्क है और इसमें ना करंट चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अब आपको क्या करना है, ये इसका सेंटर है और सेंटर O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मान के चलिए जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है और इसमें करंट चल रहा है I। ध्यान से देखना, मान के चलिए इसकी रेडियस कितनी है, R है, और ये जो आर्क है इसकी लंबाई L है। तो इस आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे, बहुत ही। देखिए एक बात बताइए, पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू 2 पाई। अब आप ध्यान से देखना, पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, 2 पाई। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 पाई की। अब ये जो आर्क है ये जितना एंगल बना रहा है बस इसकी मल्टीप्लाई कर, तो समझ के देखना ध्यान से, पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू 2 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो आर्क है वो जितना एंगल बना रही है बस उसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पूरा सर्कल जो एंगल बना रहा है वो 2 पाई बना रहा है, तो ये छोटी सी आर्क कितना बनाएगी, इंटू थीटा। तो बस सिंपल सी बात है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन L अपॉन R, याद रखना है इसको। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू L अपॉन R, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क। ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। इस लेक्चर के बाद मैं दूसरा लेक्चर शूट करूंगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। हम एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्कुटल लॉ, ध्यान रखना, एम्पियर सर्कुटल लॉ। सो थैंक यू एवरीवन टू स्टे कनेक्टेड, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करना, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक इसकी पहुंच जा सके। देखिए मुझसे ना YouTube में एडिटिंग करना या उसमें लाइक्स बढ़ाने के लिए क्या मतलब तरीके अपनाए जा सकते हैं वो सब नहीं आता है। ओके, तो अगर आप लोगों के पास व्यूज हो, मतलब विचार हो, आइडिया हो कि कैसे हम अपने लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। मेरा नंबर बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि मैं अपलोड करता ही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।